बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आपको कॉर्पोरेट लॉ की क्लास में वेलकम कहते हैं। कॉर्पोरेट लॉ जो है अब इस वक्त जब से ये ओपन बुक एग्ज़ाम हुआ है तो ये काफ़ी टफ सब्जेक्ट जो है ये बन गया। पहले ज़रा ये आसान था, क्लोज बुक था लोग समझते थे कि यार क्लोज बुक मुश्किल काम है, रट्टा लगाना पड़ेगा। पहले कंप्लेन यही आती थी कि जी इतना सारा रट्टा लगाना पड़ता है। तो एग्जामिनर ने कहा चलो यार आसानी पैदा करते हैं, इसको ओपन कर देते हैं। और जब से उन्होंने ओपन बुक किया है तो स्टूडेंट्स कह रहे हैं यार ये क्लोज बुक ही अच्छा था। अच्छा जी, बहरहाल चूँकि इस सब पेपर को आपने पास करना है, अगर आपने सीए करना है तो इसके लिए जो है वो बुनियादी चीज़ यही है कि लॉ के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आपने अंडरस्टैंड करना है और उसके अंदर जो इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है उसको आपने ख़ास तौर पे देखना है कि जो भी लॉ की प्रोविजंस हैं ये प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई होंगी। अगर आपको ये पता चल जाए कि ये प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई होंगी और उनकी अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी अच्छी बन जाए तो फिर आप इस पेपर को अटैम्प्ट कर सकते हैं। अगर आप उसकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं लेते, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं देखते, तो फिर जो है ना सिर्फ ये नहीं होगा कि जी क्वेश्चन आया और आपने कहा जी किताब मेरे पास है, मैं खोलूँगा और लिख लूँगा और मैं पास हो जाऊँगा। तो ये जो अभी आज भी बल्कि जो आपका क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन पेपर बना है, काफ़ी उसने टफ किस्म का वो बना हुआ है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा मेहनत की जो है वो आपको ज़रूरत होएगी। तो कॉर्पोरेट लॉ को अच्छा, इस कॉर्पोरेट लॉ का मसला ये है कि ये थोड़ा सा ना एक बोर सब्जेक्ट है। स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, उनको नींद आ जाती है और वो कहते हैं यार ये क्या मसला पड़ गया है। तो इस बोर सब्जेक्ट को अब आपने थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में पढ़ना है कि रियल लाइफ के अंदर ये कैसे अप्लाई होता है। तो फिर क्लास के अंदर जो है वो मैं कुछ इस तरह की कुछ चीज़ें यूज़ करता हूँ कि जिससे स्टूडेंट का थोड़ा सा इंटरेस्ट भी रहे इसके अंदर और प्रैक्टिकली भी उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है उसको पता चले। इंडस्ट्री के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 15 ईयर्स का मेरा एक्सपीरियंस है। मैं लिस्टेड कंपनी के अंदर एज ए CFO काम कर रहा हूँ, कंपनी सेक्रेटरी के तौर पर मैं काम करता रहा हूँ और ये जो भी प्रोविजंस लॉ की ये रियल लाइफ के अंदर इस्तेमाल होती हैं। टैक्स की प्रोविजंस तो बहुत ज़्यादा चूँकि इस्तेमाल होती हैं तो इसलिए सबको टैक्स के बारे में जल्दी अंडरस्टैंडिंग भी आ जाती है, पता भी चल जाता है। लेकिन जो कॉर्पोरेट लॉ की रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं वो ज़्यादातर लिस्टेड कंपनीज़ के ऊपर और बाकी जो बड़ी कंपनीज वहाँ पर अप्लाई हो रही होती हैं। तो क्लास जब मैं पढ़ाता हूँ तो साथ साथ जो उसके SROs इशू होते हैं, प्रैक्टिकल नोटिफिकेशन, अनाउंसमेंट्स, ऑर्डर्स वगैरह आए होते हैं तो वो हम क्लास में डिस्कस करते हैं कि ये देखें जी लॉ में ये लिखा था, ये हुआ और उसका सिनेरियो आगे चला। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ कि जैसे हम डायरेक्टर्स को पढ़ते हैं तो ये एक डायरेक्टर्स की मीटिंग हो रही है। ये जो तस्वीर आपको नज़र आ रही है ना, ये जो बंदा खड़ा हुआ है ये है कंपनी सेक्रेटरी। ये नया इलेक्शन हुआ, ये बोर्ड इलेक्ट हो गया, ये बोर्ड के अंदर बंदे आए हैं तो जब मीटिंग स्टार्ट हुई ना तो ये जो बंदा ना, ये घंघरियाले वालों वाला जहाँ पे ये मेरा कर्सर है, ये नया डायरेक्टर आया था और ये चाह रहा था कि यार किसी तरीके से अब पावर को मिस यूज़ किया जाए। तो उससे रिलेटेड फिर कुछ लोगों की प्रोविजन है ताकि डायरेक्टर्स जो हैं वो पावर को मिस यूज़ ना कर सकें। मिसाल के तौर पे ये आया, इसने कहा सेक्रेटरी साहब अब मैं आपकी कंपनी का डायरेक्टर बन गया हूँ, तो आप ऐसा करें कि मेरा रेम्यूनरेशन स्टार्ट कर दें। तो सेक्रेटरी साहब ने कहा देखें डायरेक्टर साहब, सेक्शन नंबर 170 है कंपनीज एक्ट का जो कि ये कहता है, ये मैं आपको बताता हूँ कि ये सेक्शन कहता गया, अगर ये खुल गया तो ये सेक्शन ये कहता है जी कि रेम्यूनरेशन जो है वो डिटरमिन करेंगे या तो डायरेक्टर्स या कंपनी इन जनरल मीटिंग। कंपनी जनरल मीटिंग का मतलब यह है कि शेयर होल्डर्स ने डिसाइड करना है। शेयर होल्डर के पास भी पावर है और डायरेक्टर के पास भी पावर है। ये दो अप्रूविंग अथॉरिटीज़ हैं जो कि डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन डिसाइड कर सकती हैं। कंपनी सेक्रेटरी नहीं कर सकता एक डायरेक्टर के कहने पे। अच्छा, इन दोनों जो ये दो अप्रूविंग अथॉरिटीज़ हैं उसके ऊपर वो ये कहता है कि जो आपके कंपनी जो भी कंपनी है उसके जो आर्टिकल्स में ये पावर जिसको भी दी गई है, डायरेक्टर्स को दी गई है तो डायरेक्टर डिसाइड करेंगे और अगर शेयर होल्डर को दी गई तो शेयर होल्डर डिसाइड करेंगे। तो कंपनी सेक्रेटरी ने कहा जी कि मैं आपका रेम्यूनरेशन जो है वो तय नहीं कर सकता। ये नया डायरेक्टर था, इसने कहा अच्छा यार रेम्यूनरेशन नहीं दे सकते तो ना दो, मुझे कंपनी से लोन दे दो, मैं लोन लेना चाहता हूँ। कंपनी सेक्रेटरी ने कहा कि डायरेक्टर साहब बात यह है कि सेक्शन नंबर 182 जो है ना वो ये कहता है कि जी कि हम किसी डायरेक्टर्स को लोन नहीं दे सकते, ना ही डायरेक्टर को, ना ही अपनी होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर को, और ना ही हम आपके रिश्तेदारों को दे सकते हैं जिसमें आपके स्पाउस और माइनर चिल्ड्रन हैं, उनको हम नहीं दे सकते जब तक के, क्योंकि कंपनी सेक्रेटरी ने मसले का हल भी निकालना होता है ना, जब तक के लोन मेंबर्स अप्रूव ना कर दें। यानी कि शेयर होल्डर जब तक लोन अप्रूव नहीं करेंगे तो मैं आपको लोन नहीं दे सकता। ठीक। और सेक्रेटरी ने फिर साथ ये भी बता दिया कि चूंकि हमारी जो कंपनी है ये लिस्टेड कंपनी है
लिस्टेड कंपनी के केस में तो शेयर होल्डर्स कमीशन से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। कमीशन का मतलब है एससीसीपी, तो एससीसीपी से जनाब अप्रूवल लेनी पड़ेगी, फिर हम आपको दे सकते हैं। डायरेक्टर ने कहा अच्छा यार रेम्यूनरेशन भी नहीं देते ना दो, लोन भी नहीं देते ना दो, ऐसा करो कंट्रीब्यूशन दे दो, एक मेरी एफिलिएशन है पॉलिटिकल पार्टी के साथ, तो वहां पर कुछ कंट्रीब्यूशन डाल दो, मैं डायरेक्टर बनाऊं, मैं अप्रूवल देता हूं, मेरे से अप्रूवल ले लो जो भी चाहिए। कंपनी सेक्रेटरी ने कहा देखें डायरेक्टर साहब, लॉ का सेक्शन नंबर 184, कंपनी एक्ट का सेक्शन 184 ये कहता है कि कंपनी जो है ना कंट्रीब्यूट नहीं कर सकती कोई भी अमाउंट किसी पॉलिटिकल पार्टी को भी नहीं दे सकती और किसी पॉलिटिकल पर्पस के लिए भी नहीं दे सकती। यानी कि अगर आप कह रहे हैं ये बाहर यार कोई ट्रक चलना शुरू हो गया है, अच्छा तो कोई पॉलिटिकल पर्पस है, जैसे आप कहते हैं जी कि हमने कोई डिनर पार्टी रखी हुई है तो डिनर के लिए कंट्रीब्यूशन देते हैं, तो वो भी आप नहीं दे सकेंगे। अच्छा, लॉ को जरा थोड़ा हमने पढ़ना है जरा इंटरेस्टिंग वे में, ताकि थोड़ा इंटरेस्ट भी डेवलप हो और प्रोविजंस की समझ भी आए। और अगर आप एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है जी लोन देना है डायरेक्टर को या कोई कंट्रीब्यूशन करनी है, तो आपको प्रोविजंस का पता हो, और वो आपका एग्जामिनर जो है ना वो थोड़ा ट्रिकी तरीके से पूछता है, और उसका थोड़ा ट्रिक चेंज हो गया है। ट्रिक ऐसे है, मिसाल के तौर पे पहले एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ कि एग्जामिनर कहता था जी कि यार ये बताओ मेरी झोली में कितने अंडे हैं, अगर तुमने सही बता दिया ना तो 6 के 6 अंडे तुम्हारे। तो स्टूडेंट कहता था जनाब आपकी झोली में 6 अंडे हैं, मसला कर देता था और नंबर मिल जाते थे। अब एग्जामिनर ऐसा नहीं पूछता, अब वो कहता है यार बताओ मेरी झोली में कितने अंडे हैं, अगर तुमने सही बताया तो सारे के सारे अंडे तुम्हारे। अब सारे के सारे अंडे में स्टूडेंट कंफ्यूज है। स्टूडेंट को अब ये जवाब देने के लिए पता होना चाहिए कि जिस दुकान से वो अंडे ला रहा था वहाँ पहले कितने अंडे पड़े हुए थे, इसके लेने के बाद अब कितने अंडे पड़े हुए हैं, और ये वाली बात कहाँ से पता चलेगी, पहली वाली बात कहाँ से पता चलेगी, उसको फिर आप नेट माइनस करेंगे और फिर आप जवाब दे सकेंगे। तो लॉ के अंदर आपने प्रोविजंस को अपने माइंड के अंदर आपने एक वो बनाना है, इसका एक सेटअप बनाना है कि आप कोई भी इस तरह की रेलिवेंट प्रोविजन आए तो आपका माइंड फौरन बता सके यार इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो फलाने लॉ के अंदर, फलाने रेगुलेशन के अंदर, फलाने रूल के अंदर अवेलेबल है। तो वो वहाँ से पढ़ के बेसिकली वो पढ़ना भी आपने ऐसे है कि आपको पहले से पता होना चाहिए, सिर्फ आपने ये चेक करना है कि यार अगर 10% है तो मैं चेक कर लूँ वो 10 है कि 15 है कि 20 है, सिर्फ इस पर्पज़ के लिए आपने चेक करना है, बाकी प्रोविजन आपको जुबानी पता होनी चाहिए। अच्छा जी, थोड़ा सा मीटिंग को आगे लेके चलते हैं, और मीटिंग मीन के ये डायरेक्टर्स की जो बोर्ड मीटिंग चल रही है वो। फिर इस डायरेक्टर ने सेक्रेटरी साहब से कहा यार सेक्रेटरी साहब आप ऐसा करें कि मुझे कोई गिफ्ट ही दे दें और कुछ नहीं देना था। तो सेक्रेटरी साहब ने कहा जी देखें सेक्शन 185 में लिखा हुआ है कि कंपनी जो है ना गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती अपने मेंबर्स को, तो चूंकि आप शेयर होल्डर भी हैं कंपनी के, इसलिए हम आपको गिफ्ट नहीं दे सकते। ये बात जब हुई ना तो डायरेक्टर का दिल टूट गया। डायरेक्टर ने कहा यार अगर आप मुझे कुछ ही ना दे सकते तो इस मीटिंग में आने का फ़ायदा ही नहीं है, आगे से मैं नहीं आऊँगा आपकी मीटिंग में, बल्कि मेरी जगह पे मेरा भाई आया करेगा। तो डायरेक्टर ने कहा सर शेयर होल्डर्स ने आपको अपॉइंट किया है एज डायरेक्टर, आप अपना ऑफिस किसी दूसरे बंदे को असाइन नहीं कर सकते। ये सेक्शन नंबर 174 में लिखा हुआ है कि कोई डायरेक्टर किसी दूसरे बंदे को अपना ऑफिस असाइन नहीं करेगा, अगर वो करता है तो वो वाइड एब इनिशियो, यानी कि उसकी बेसिस ही गलत है, वो शुरू सिरे से ही जो है वो वाइड है, ये आप काम नहीं कर सकते। ये जब सेक्रेटरी साहब की बात सुनी ना इस खातून ने, ये रेड बालों वाली खातून बैठी हुई है, इसने कहा सेक्रेटरी साहब ये आप क्या कह रहे हैं, मैं तो पाकिस्तान से बाहर जा रही थी तो मैंने सोचा था कि मेरी एब्सेंस में मैं किसी को ये असाइन कर दूंगी। सेक्रेटरी साहब ने कहा मैम आप टेंशन ना लें, आपके मसले का हल है मेरे पास। अगर आप पाकिस्तान से बाहर जा रही हैं और 3 माह से ज़्यादा पीरियड के लिए जा रही हैं, 3 माह से कम नहीं होना चाहिए टाइम पाकिस्तान से बाहर रहने का, अगर आप 3 माह से ज़्यादा के लिए बाहर जा रही हैं तो फिर आप किसी को ऑफिस असाइन करेंगे, उसको फिर असाइनमेंट नहीं समझा जाता, वो अलाउड है। आपके मसले का हल है, आपने अगर जाना पाकिस्तान से बाहर खुशी से जाएं, लेकिन कंडीशन क्या है कि 3 महीने से ज़्यादा टाइम के लिए जाना है। तो उस खातून ने कहा ठीक है सेक्रेटरी साहब आप तो माशाल्लाह हर मसले का हल निकाल देते हैं। इस तरह करके जी जब इसको पता चला कि ये भी मसला हल नहीं निकल रहा, इसने कहा ठीक है यार सेक्रेटरी साहब मैं अपने भाई को नहीं भेजूंगा मीटिंग्स के अंदर, और मैं खुद भी नहीं आया करूंगा मीटिंग में, फ़ायदा ही नहीं है यहाँ पे आने का, आप कोई फ़ायदा ही नहीं दे रहे हैं। तो सेक्रेटरी साहब ने कहा ना सर ना, ये काम भी नहीं हो सकता,
क्योंकि सेक्शन नंबर 171 ने ये कहा है कि अगर कोई भी डायरेक्टर कंसेक्टिवली 3 बोर्ड मीटिंग्स में ना आए कंसेक्टिवली, तो वो फिर डायरेक्टर रहेगा ही नहीं। वो इप्सो फैक्टो सीज टू होल्ड ऑफिस, कि बाय द मेयर फैक्ट के वो 3 मीटिंग्स में कंसेक्टिवली नहीं आया तो वो फिर कंपनी का डायरेक्टर नहीं रहेगा। इसके अंदर लॉ के अंदर एक जो चीज़ याद रखने वाली है ना, वो ये है विदाउट लीव ऑफ एब्सेंस फ्रॉम डायरेक्टर, कि अगर लीव ऑफ एब्सेंस वो ले ले तो फिर वो छुट्टी कर सकता है मीटिंग से, लेकिन अगर वो लीव नहीं लेता एब्सेंस की तो फिर वो छुट्टी नहीं कर सकता। अगर वो 3 मीटिंग्स में नहीं आया तो फिर वो डायरेक्टर नहीं रहेगा। फिर आगे चूंकि अब हमने लॉ को पढ़ना है, इंटरेस्ट तो आपका इसके अंदर थोड़ा सा डेवलप होएगा, लेकिन साथ जो रिलेटेड चीज़ें हैं वो भी पढ़नी पड़ेंगी। जैसा कि अगर कोई बंदा इनएलिजिबल बन जाता है कि वो डायरेक्टर नहीं बन सकता, जिस तरह सेक्शन 153 में लिखा हुआ है जी कि वो माइनर आपका डायरेक्टर नहीं बन सकता, अनसाउंड माइंड का बंदा डायरेक्टर नहीं बन सकता। तो इस तरह के जो प्रोविजंस हैं अगर वो एप्लीकेबल हो जाए और वो बंदा डायरेक्टर नहीं बन सकता तो वो भी फिर आपका डायरेक्टर नहीं रहेगा। या वो डायरेक्टर कॉन्ट्रावेंशन करता है और लोन ले लेता है या कोई गारंटी एक्सेप्ट कर लेता है तो उस केस के अंदर भी वो डायरेक्टर नहीं बन सकता। तो इस तरह करके जी हम लॉ को पढ़ते हैं, जो उसकी प्रोविजंस हैं, और उसका फिर हम बैरेक्ट भी खोल लेते हैं क्लास के अंदर और वहाँ पे चीज़ों को डिस्कस करते हैं। बेसिकली चूँकि ये एक डेमो सेशन है तो मैं जनरल आपको आइडिया दे रहा हूँ। इसके साथ हम एक काम जो करते हैं क्लास में, एक तो एग्ज़ाम के क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस किया जाता है कि एग्जामिनर जो है वो किस तरीके से क्वेश्चन डालता है और कैसे लेके चल रहा है। पहले क्लोज बुक के जो क्वेश्चन थे तो वो थोड़े से ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक आइडिया वहाँ से मिल जाता है कि यार प्रोविजंस को हमने कैसे पढ़ना है, कैसे अंडरस्टैंड करना है। एक जो मैं चीज़ आपको दिखाना चाह रहा था जी वो था, एक मिनट, ये है जी केस लॉस जो कि रेलिवेंट प्रोविजंस के डाउनलोड किए हुए हैं। इन केस लॉस के अंदर जो हम प्रोविजन पढ़ते हैं ना उससे जो रिलेटेड होता है, जिस तरह कि ये एक कंपनी का केस है जिसके अंदर इन्होंने अपने चीफ एग्जीक्यूटिव को लोन दिया है और उन्होंने जो कंप्लायंस अभी हमने पढ़ी है, कमीशन से अप्रूवल वगैरह की, वो उन्होंने नहीं ली हुई, तो फिर एससीसीपी ने वो सारा उनको बुलाया और ये केस डिस्कस किया और एंड पे जाकर उन्होंने उनको वार्निंग दी कि आपने आगे से ऐसा नहीं करना। एक और केस है जी, अच्छा जी, ये जो सेक्शन 189 का है केस लॉ, जिसके अंदर एक हम प्रोविजन पढ़ेंगे कि जो ब्रोकर है वो किसी लिस्टेड कंपनी का डायरेक्टर नहीं बन सकता। तो इस केस में ये हुआ था कि ये सोनिया नदीम है, वाइफ ऑफ नदीम इफ्तिखार, जो कि डायरेक्टर थी किसी ब्रोकरेज हाउस की। तो उनके जो हस्बैंड थे वो फिर डायरेक्टर नहीं बन सकते किसी लिस्टेड कंपनी के। तो ये नॉन कंप्लायंस हुई थी जिसके ऊपर फिर एससीसीपी ने शो का नोटिस इशू किया और प्रोसीडिंग्स की और एंड पे जाकर जो भी पेनल्टी वगैरह लगती है उसके हवाले से उन्होंने फैसला किया। हम जब क्लास पढ़ रहे होते हैं तो डिटेल से इसको पढ़ते हैं। एक अभी हमने प्रोविजन अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी है कि जी कि वो अगर मीटिंग से कोई बंदा एब्सेंट रहेगा, तो ये एक कंपनी के डायरेक्टर साहब थे जो कि मीटिंग्स में नहीं आए, 5 कंसेक्टिव मीटिंग्स में नहीं आए। तो इसके बाद से फिर एससीसीबी ने उनको कॉल किया, शो का नोटिस आया, वो बेसिकली मुल्क से बाहर थे ट्रीटमेंट की वजह से। तो फिर एससीसीबी ने पेनल्टी वगैरह नहीं लगाई, कोई मेरे ख्याल से वार्निंग वगैरह इस केस के अंदर। इस तरह के जो केसेस हैं वो हम क्लास में पढ़ेंगे। उसके अलावा बाकी भी जो आपके एनबीएफसी के रेगुलेशंस हैं उसके हवाले से हम कुछ कंपनियों के बैलेंस शीट वगैरह ओपन करते हैं, वो देखते हैं जी कैसे अप्लाई हो रहा है। फिर आपके लिस्टिंग का, चूँकि मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है, तो लिस्टिंग से रिलेटेड काफ़ी सारी जो आपके लॉज हैं कि लिस्टिंग कैसे होती है, बुक बिल्डिंग कैसे होती है। बुक बिल्डिंग का मतलब है कि बिडिंग करना, यानी कि बोली लगवाना अपने शेयर्स की। तो प्रैक्टिकली वो कैसे होती है, और नॉर्मली एक क्लास के अंदर ना कोई एक आधा आईपीओ आ जाता है, तो वो फिर स्टूडेंट को बता दिया जाता है जी आईपीओ आ रहा है, तो आप उसकी रियल टाइम में जो स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट है वहाँ पर वो चल रही होती है उसकी बुक बिल्डिंग। तो वो मैं गाइड कर देता हूँ कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है स्टूडेंट से, वो काफ़ी जो ओपन बुक के 2 एग्जाम्स हुए हैं तो उससे लगता है कि बहुत ज़्यादा वो लेवल जो है ना आपकी कैपेबिलिटी का हाई लेवल चाहते हैं। तो उस लेवल को अचीव करने के लिए आपको बैरेक्ट से पढ़ना पड़ेगा ऑब्वियसली, क्योंकि दूसरी बुक्स आप लेकर नहीं जा सकते। आपको प्रोविजंस की जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा, अच्छी कोचिंग आपको लेनी पड़ेगी, और ये 6 महीने का प्रोजेक्ट नहीं है, कम से कम 1 साल सुकून से इसकी आपको तैयारी करनी पड़ेगी, फिर कहीं जाके आप इस पेपर को अटैम्प्ट कर सकते हैं और पास हो सकते हैं। बाकी जी मेरी हमदर्दियाँ स्टूडेंट्स के साथ हैं,
और ऑन द अदर साइड आई कैप के साथ भी थोड़ा सा मेरे ख्याल से डिस्कशन करने की ज़रूरत है कि थोड़ा सा अपना रिक्वायरमेंट लेवल को रैशनलाइज करें। एक तो सिलेबस आपका बहुत ज़्यादा, काफ़ी सारे लॉज उसके अंदर डले हुए हैं, लेंथी सिलेबस एक जगह पे, या दूसरे नंबर पे कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्वेश्चन उसके ऊपर ऐड हो चुकी है। तो वो आपके चूँकि डोमेन में नहीं आता, उसके ऊपर आप कोई काम नहीं कर सकते। आप सिर्फ ये आपने समझना यार ये रिक्वायरमेंट है और आपने अपने आप को उसके लिए तैयार करना है। तो अल्लाह का नाम लेके जी फोकस करके इसको पढ़ाई इसकी स्टार्ट करें। तो मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाबी इसमें अता करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।